जय हिंद साथियों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे डीपीएसपी के बारे में। डीपीएसपी के बारे में काफ़ी हद तक हम लोग समझ लिए थे। आज समझेंगे। इसके आगे जो पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। हम लोग क्या है कि अनुच्छेद 44 तक डिस्कस कर चुके थे। कहाँ तक डिस्कस किए थे? अनुच्छेद 44 तक डिस्कस कर लिए थे। आज हमको डिस्कस जो करना है वो है अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 के बारे में देखेंगे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे यहाँ से लेकर, ठीक है ना। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, जो डीपीएसपी है वो 36 से लेकर कहाँ तक है? 51 तक है। 36 से लेकर 51 तक है। डीपीएसपी जो है ये राज्य को हिदायत देता है कि आप क्या करेंगे, अपने यहाँ के नागरिकों को ये सुविधाएं क्या करेंगे, उपलब्ध कराएंगे, वो सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। 45 कहता है कि 6 से 14 वर्ष 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना। 45 जो है, अनुच्छेद 45 क्या कहता है कि सरकार का यह दायित्व होगा, यानी कि राज्य का दायित्व होगा, स्टेट का यह दायित्व होगा कि वह अपने यहाँ पर पल रहे 6 से लेकर 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनका किसका ध्यान रखेगी? शिक्षा का ध्यान रखेगी। वो भी निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान करेगी। देखिए भाई साहब, जब हम लोग आज़ाद हुए थे तो हमारे पास उतना बजट था नहीं, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको रखना था कहाँ पर? मूल अधिकार में। परंतु राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्यों रखा गया? कि क्योंकि उस समय जो है हमारे पास बजट नहीं था, इतना शिक्षा पे हम खर्च नहीं कर सकते थे, तो यहाँ पर रख दिया गया अनुच्छेद 45 के अंतर्गत, और कहा गया कि जब आपके पास बजट हो जाएगा ना, तो उसके आधार पर आप क्या करिएगा कि अपने यहाँ जो भी 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको कैसा शिक्षा देने का प्रावधान करिएगा? निःशुल्क शिक्षा देने का क्या है, उपलब्ध कराइएगा, ठीक है ना। तो इसके आधार पर क्या हुआ था कि 46वां संविधान संशोधन हुआ। क्या हुआ? 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उन्होंने क्या किया था कि इसको जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व था, यानी कि डीपीएसपी था, इसको क्या किए थे कि 46वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको 21 के क में रख दिया गया। 21 के क में। तो बताइए फटाक देना, 21 अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। जब 21 का जोड़ दिया गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, तब से ये जो है ये 6 से 14 वर्ष के जो बच्चों की शिक्षा थी, अब वह डीपीएसपी ना रह के मूल अधिकार बन गई, फंडामेंटल राइट्स बन गई। सरकार को यही पर एक और हिदायत दी गई है कि मान लीजिए 6 से लेकर 14 वर्ष का जो बच्चा है, आप उसको निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं, परंतु जो 6 से यानी कि 0 से लेकर 6 तक है, 6 से जो छोटा का है उसको भी तो कुछ ध्यान देना पड़ेगा ना। जो देखिएगा छोटे बच्चे होते हैं उनको बीमारी ज़्यादा हो जाती है, तो बीमारी का उसका ध्यान देना है। तो यहाँ पर इसी अनुच्छेद के तहत 45 के तहत ही कहा गया कि जो बचवा चाहे वो 1 दिन से हो, 1 दिन से या 0 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक अगर होता है तो उसके हेल्थ पर ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है? हेल्थ पर, उसके स्वास्थ्य पर ध्यान कौन देगा? सरकार को हिदायत दी गई, आप देने का प्रयास करेंगे, देने का प्रयास। डीपीएसपी में सब कुछ सरकार को हिदायत दी गई है कि आपके पास बजट हो जाता है तो आप ध्यान दीजिएगा, आपके पास हो जाता है तो आप क्या करेंगे? ध्यान देंगे। ये चीज़ बताया गया है। हेल्थ पर ध्यान देना है। तो देखिएगा आजकल क्या होता है, जो भी बच्चा पैदा होता है कहीं है फलाना इंजेक्शन, कहीं ढकाना इंजेक्शन, ज्यों पैदा होता है तभी से 3 महीने पे, 6 महीने पे, इतना सप्ताह, उतना सप्ताह, हमेशा क्या है इंजेक्शन लगता रहता है, दवाइयाँ मिलती रहती हैं, टीके लगते रहते हैं। और पोलियो का ड्रॉप, जैसे देखिएगा जो कठिन बीमारियाँ होती हैं उनके भी हेल्थ का ध्यान कौन रखता है? तो सरकार रखती भी है। किसके
अंदर एक बात कही गई है तो 45 के अंदर कही गई है। अनुच्छेद 45 के तहत कहा गया है कि सरकार क्या करेगी, अपने यहाँ के जो भी बचवा पैदा हो गया है भारत में, उसके हेल्थ का ध्यान कौन रखेगी, तो सरकार रखेगी। अब मान लीजिए 6 वर्ष से जब बड़ा होता है और 14 वर्ष तक हो जाता है तो इसके एजुकेशन पर ध्यान देना पड़ेगा। किस पर ध्यान देना पड़ेगा, जो प्रारंभिक शिक्षा है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। राज्य का यह दायित्व होगा कि अपने यहाँ के जो भी बच्चे हैं उनके शिक्षा पर, प्रारंभिक शिक्षा पर ध्यान दे। कहें कि वो बचवा जो है वो अनपढ़ ना रह जाए, साक्षर कम से कम हो जाए। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा सकते हैं तो कम से कम थोड़ा मोड़ा तो प्रारंभिक शिक्षा तो दे ही सकते हैं। 1 से लेकर 8 तक, 6 से लेकर 14 तक के बच्चों को कहा है कि आपको निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना है। कौन सी शिक्षा उपलब्ध कराना है, निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना है। ये किस में कहा गया है, तो 45 में कहा गया। किस में कहा गया है, 45 में कहा गया। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। आगे चलते हैं, देखते हैं 46 को। क्या देखते हैं, 46 को देखते हैं। 46 में कह दिया गया कि SC ST OBC, SC ST OBC को विशेष प्रावधान कहने का मतलब भाई है कि केवल और केवल आरक्षण की बात इसमें नहीं की गई है। अनुच्छेद 16 के तहत ही कह दिया गया था, फंडामेंटल राइट्स है कि आपको नौकरी में क्या मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। जो SC ST लोग हैं उनको नौकरी में क्या मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। परंतु यहाँ पर कह दिया गया अनुच्छेद 46 के तहत राज्य को हिदायत दी गई कि आप क्या करेंगे, जो भी बचवा आपके यहाँ है, जो भी आपके यहाँ SC ST है ना, जो दबे कुचले लोग हैं ना, उनको क्या करिएगा, आप उनको हर एक क्षेत्र में, केवल नौकरी में नहीं, हर एक क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा पुशअप करने का प्रयास करिएगा। चाहे वो राजनीति हो गई, देखिएगा राजनीति में भी होता है। राजनीति में क्या है, सपोज करिए कि कोई SC ST OBC और जनरल कैटेगरी का है, तो उसमें जो है चुनाव में तो पैसा खर्च होबे करता है। ये लोग सब लोग जानते हैं चुनाव में पैसा खर्च होता है। तो जिसके पास पैसा रहेगा वही ने खर्च करेगा, और जिसके पास है ये नहीं है वो कहाँ से करेगा। तो इसका मतलब कहा कि वो मुखिया ना बन पावे, उसका प्रधान नहीं बन पाएगा। तो इसका हमारे संविधान में विशेष प्रावधान दिया गया है कि भाई साहब आपको हर क्षेत्र में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनको भी थोड़ा थोड़ा अवसर प्रदान करना हर क्षेत्र में, चाहे वो नौकरी हो, चाहे राजनीति हो, चाहे वो क्या हो, शिक्षा हो। हर क्षेत्र में क्या है कि इनको इनके बराबरी का अधिकार देना। आरक्षण तो यही नहीं कहता है कि जो लोग ऊपर उठ गए हैं, जो लोग ऊपर उठे हैं उनको उठने दो, जो बढ़ रहे हैं आगे उनको बढ़ने दो, जो लोग छोटे हैं उनको क्या करो, हल्का से पुशअप करके इनके बराबर ला दो। जब इनके बराबर आ जाते हैं तो कोई दिक्कत है नहीं भाई साहब। जब बराबर आ गए तब का दिक्कत है, तब बराबर चलने दो, दौड़ने दो साथ में, तब आरक्षण की जरूरत का है। अब देखिएगा हमेशा सरकार जो भी आती है तो आरक्षण बढ़ाई करती है। मोदी चच्चा ने भी बढ़ाया है, 10 वर्षों तक बढ़ा दिए हैं। 2020 तक था आरक्षण, 2020 में खत्म होने वाला था। अब इसको क्या किए, 2030 तक बढ़ा दिए हैं। क्यों बढ़ाए हैं, क्योंकि अभी आरक्षण की जरूरत है भाई साहब। जहाँ पर क्या होगा, राजनीति कारण होगा। राजनीति कारण का मतलब कहा, जहाँ पर वोट का फायदा होगा वहाँ पर तो काम जरूर होगा, वहाँ पर काम क्या है, जरूर होगा। आगे चलते हैं 47 के बारे में। 47 क्या कहता है, पोषाहार की बात करता है। किसकी बात करता है, पोषाहार की बात करता है। पोषाहार की बात करता है, कहने का मतलब है कि सरकार क्या करेगी, अपने यहाँ के नागरिकों को उचित पोषण प्रदान करेगी। पोषण का मतलब न्यूट्रिशन प्रदान करेगी। मान लीजिए किसी के पास खाने का नहीं है तो सरकार देती है कि नहीं, राशन देती है कि नहीं देती है, देती है, सरकार राशन देती है। कोरोना काल में देख लीजिएगा, राशन केवल गेहूं चावल नहीं मिलता था, पूरा संपूर्ण पोषण मिलता था। जानते थे कि बच्चा भाई कहीं से कमाई नहीं पाएंगे लोग, कमाई धंधा का हर एक साधन बंद हो चुका है। जब हर एक साधन है बंद हो चुका है तो उनको न्यूट्रिशन तो चाहिए, पोषण तो चाहिए। तो इसके आधार पे क्या किया जाता था, गेहूं भी मिलता था, चावल भी मिलता था, और कहा यहाँ तक कि दाल भी मिलता था, तेल भी मिलता था, रिफाइन भी मिलता था, सब कुछ मिलता था। पोषण मिल रहा है कि नहीं। इसी के तहत जो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है उसको मिलता है मिड डे मील, मिड डे मील मिलता है। मिड डे मील के तहत भोजन मिलता है। अब कई चीज़ रोज बनती है, खाली खिचड़ी बनती है का, कभी खिचड़ी बनेगी, कभी दाल रोटी, कभी सब्जी रोटी, कभी दाल चावल, सब्जी चावल। ये सब क्या है, न्यूट्रिशन का ध्यान दिया जाता है। उनका मिड डे मील रूटीन होता है, डे बाय डे होता है। किस दिन क्या बनेगा तो इस दिन यहाँ बनेगा,
कहने का मतलब है कि विशेष क्या है, पोषण का प्रावधान करेगी। कौन करेगी? तो सरकार करेगी। इसके तहत सरकार विशेष पोषण का प्रावधान करती भी है, अपने यहाँ के नागरिकों को देती भी है। अगर ना दे तो क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट चलेगा इनका? नहीं जा पाएंगे भाई साहब। कहें कि डीपीएसपी है, डीपीएसपी में स्टेट को यह अधिकार है कि अगर उसके पास बजट है, अगर वो देती है तो आप ले लीजिए, नहीं दे रही तो टुकुर टुकुर बैठ के इंतजार करिए कि अब देगी, अब देगी, अब देगी। जैसे परिवार में जब फूफा जी आते हैं, देखिएगा जब फूफा जी आते हैं तो खाली टुकुर टुकुर देखते हैं हमको भी चाय मिलेगा कि नहीं। अब याद करिए वह फूफा जी जब घर का दामाद हुआ करते थे तो उनकी इज्जत कितनी हुआ करती थी, पूरा राजा हुआ करते थे। परंतु फूफा जी के नाराज होने से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इसी के तहत कह दिया गया, 47 के तहत ही कहा गया कि स्टेट क्या करेगी, अपने यहाँ के जो भी नागरिक हैं उनको क्या करेगी, शुद्ध पोषाहार देगी। क्या देगी? शुद्ध पोषाहार ये देगी। परंतु कुछ चीज़ों को रोकने का भी प्रयास किया गया है। किन किन चीज़ों को रोकेगी? जैसे हो गया आपके नशीली दवाइयाँ। कौन सी दवाइयाँ? नशीली दवाइयाँ हो गया, नशीली दवाइयाँ हो गया, शराब हो गया, क्या हो गया? शराब हो गया, नशीली दवाइयाँ, शराब हो गया, ड्रग्स हो गया, एल्कोहल हो गया, ये सब क्या है? गंजा हो गया, भांग हो गया, हीरोइन हो गया, ये सब का है। इस सब पे रोक लगाने की बात की गई है कि सरकार क्या करेगी, इन सब पर रोक लगा देगी। देखिए जैसे नशीली दवाइयाँ होती है, नशीली दवाई में कई नशीली दवाइयाँ होती हैं। जैसे एक समय में आई थी कोरेक्स इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई थी। कोरेक्स जो थी वो खांसी की दवा थी। कोरेक्स किसी की थी? खांसी की दवा थी। किसी दिन का हुआ, एक ठो पियक्कड़ी को क्या लग गया, खांसी होने लगी। वो गया डॉक्टर जी के पास, डॉक्टर जी ने उसको कौन सी दवा दे दिया? कोरेक्स दवा दे दिया। कौन सी दवा दे दिया? कोरेक्स। जब वो बेचारा एक ढक्कन पिया तो उसको स्वादी वाला आने लगा, 70 वाला यानी कि शराब का नशा होने लगा, थोड़ा थोड़ा नशा करने लगा। वो बेचारा क्या किया, पूरा शीशिए पी गया। दूसरे दिन ठीक हो गई थी खांसी, फिर भी जाकर पी गया। काहे पी गया? काहे का? अरे यार मजा तो ही आ रही। जो चीज़ शराब जो है 70 रुपया में मिलती थी, अब इसको ये 20-25 रुपया में मिलने लगी कोरेक्स। तो ये क्या करेगा? इसको पिएगा कि इसको पिएगा? कोरेक्स दवा को पीने लगे लोग। अभी का है अपने परिवार के बताओ, अपने सहपाठी के देखिएगा, जो नशेड़ी होते हैं वो एक नशेड़ी दूसरे नशेड़ी को जरूर कोई नई खुशखबरी होती तो बताता है। तो जो कोरेक्स दवा थी जिसमें अल्कोहल था, तो वो क्या है, नशेड़ियों लोगों में इतनी प्रचलित हो गई कि कोरेक्स दवा कंपनी बना ही नहीं पा रही थी। इतना ज़्यादा इसकी खींच हो गई, इतना ज़्यादा। दारू उतना नहीं बिक रहा था जितना कोरेक्स बिक रहा है। सरकार सोची कि भाई साहब इतना कहीं अक्के दवाई बिक रही। बाद में पता चला भाई साहब इसमें अल्कोहल है। सारे शराबी इसी पर टूट पड़े हैं। जिसको क्या है, जिसको खांसी है भी नहीं वो भी ले रहा कोरेक्स, पूरा पी के एकदम मस्ताना हो गया। मेरे को जरा की जरूरत नहीं है, क्या है, एकदम पूरा मस्ताना हो के एकदम पूरा मौज रहे हैं, कम दाम में पी रहे हैं। तो कहा गया, सरकार को हिदायत दी गई है कि जितनी भी नशीली दवाइयाँ होंगी उस पर रोक लगाने का प्रयास करेगी। यहाँ पर देखिए पोषाहार देगी, परंतु नशीली दवाइयों पर, शराब पर और क्या है, इन सब चीज़ों पर, ड्रग्स पर, हीरोइन पर, चरस पर, इस सब पर क्या करेगी, रोक लगाएगी। देखिएगा कई देशों में कई स्टेट में, कई राज्य में क्या होता है कि शराब बंद हो जाता है, कई चीज़ें बंद हो जाती है। जैसे देखिए इस समय जो है बिहार में बंद है। कब बिहार के लोग पी नहीं रहे का? भाई साहब तब तक नहीं पियेंगे जब तक क्या है, सब लोग पीते हैं। उधर से बिहार में नहीं मिल रहा है, पड़ोस में क्या है, पड़ोस वाले राज्य नहीं बंद किए हैं तो पड़ोस वाले में से मंगा ही लेते हैं कैसे न कैसे। यह कि 10 रुपया महंगा मिलता है, फिर भी पीने वाले को भाई कुछ भी हो जाए पिएगा जरूर भाई साहब, बिना पिए नहीं रहेगा। पियक्कड़ी को कहिए कि आपको 10 रुपया महंगा मिलेगा तो कहेगा हमको चाहिए तो चाहिए, चाहे करोड़ रुपया महंगा मिले। ठीक है ना। 47 तक समझ में आया। 45 में था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। 46 में SC ST OBC को विशेष प्रावधान। 47 में पोषाहार की बात की गई कि सरकार अपने यहाँ के नागरिकों को पोषण देगी और नशीली चीज़ों पर क्या लगाएगी, रोक लगाएगी। नशीली चीज़ों पर क्या लगाएगी, तो रोक लगाएगी। आगे चलते हैं अनुच्छेद 48 पर। अनुच्छेद 48 जो है, अनुच्छेद 48 क्या करता है कि कृषि एवं पशुपालन की बात करता है। कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देना, कृषि एवं पशुपालन को
बढ़ावा देने की बात करता है। किसकी बात करता है? कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देने की बात करता है। तो आप कहेंगे देखिए भाई साहब, जितने भी कृषि वाले चीज़ होते हैं, कृषि को सरकार बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ तो जनसंख्या बढ़ी रही है, जब उगेबे नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? तो किसान पर हमारी अर्थव्यवस्था ज़्यादातर किसान कृषि पर ही टिकी है। कृषि करने वाले लोग ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ किसान बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो कहा गया कि कृषि कर आपको क्या है, स्टेट का यह जिम्मेवारी होगी। किसकी जिम्मेवारी होगी? स्टेट की यह जिम्मेवारी होगी कि वो अपने देश में, अपने राज्य में क्या करेगी? कृषि को बढ़ावा देगी। बढ़ावा दिया भी जाता है। देखिएगा, जितनी भी मशीनें आती हैं, क्या आती हैं? जितनी भी मशीनें आती हैं उस पर क्या है, टैक्स कम होता है। टैक्स क्या होता है? ना के बराबर होता है। कृषि को बढ़ावा दिया जाता है। जितनी भी मशीनें आती हैं कृषि से संबंधित, उन पर टैक्स कम होता है। और क्या है, जितनी उस प्रकार की मशीनें आती हैं, जैसे हो गया ट्रैक्टर हो गया, ट्रैक्टर पर बहुत कम टैक्स होता है। और चीज़ें होती हैं, जो थ्रेसर हो गया, इस पर भी कम होता है। थ्रेसर हो गया, ट्रैक्टर हो गया, हल हो गया, इन सब पर क्या है, जितनी भी कृषि से संबंधित क्या होती हैं, मशीनें होती हैं, उन पर गवर्नमेंट बहुत कम टैक्स लगाती है, ना के बराबर टैक्स लगाती है। ठीक है ना? और क्या होता है कि जितने भी क्या होते हैं, इसकी खादें होती हैं, रासायनिक खादें जो होती हैं, इस पर भी टैक्स कम लगता है। चाहे वो डाई हो गई, चाहे पोटास हो गया, चाहे यूरिया हो गई, इन सब चीज़ों पर क्या है, कम टैक्स लगता है। इसके बीजों पर भी कम टैक्स लगता है। बीजों का मतलब क्या हो गया कि जितने भी बीज होते हैं, बीज मतलब बोने वाले जो होते हैं, उन पर क्या है, कम टैक्स लगता है। और आगे इसी में कहा गया कि पशुपालन को बढ़ावा देगी। भाई साहब, पशुपालन का मतलब केवल गाय भैंस नहीं पालना होता है। पशुपालन में क्या आता है, कुक्कुट पालन। कुक्कुट पालन मतलब मुर्गी पालन, मुर्गी पालन, शहद पालन, मधु पालन भी होता है। और क्या हो गया आपका, हो गया पिगरी हो गया, इस सब मत्स्य पालन हो गया। जितने भी जीवों से हमको क्या है, लाभ मिलता है आर्थिक रूप से, पशुपालन को बढ़ावा देना है। इतना बात जान लीजिए कि थोड़ा सा क्या है कि पशुपालन को सरकार को बढ़ावा देना होगा। मान लीजिए कोई है कि यहाँ पर अगर वो मुर्गी पालन करना चाह रहा है, तो सरकार उसको प्रोत्साहन करेगी, खोलिए खोलिए, करिए, पशुपालन करिए। यहाँ के लोगों को मीट की कमी हो रही है, तो इससे क्या होगी, पूर्ति होगी। बोल दिया हमारे पास पैसा नहीं है, हमसे ले लीजिए, हमसे क्या करिए, लोन पे ले लीजिए। और वो जो लोन देगी सरकार पशुपालन के लिए, उस पर कम से कम टैक्स रखने का प्रयास करिए। मान लीजिए अगर वही लोन मकान बनाने के लिए 10% में मिल रहा है, तो पशुपालन अगर करना है तो 7% में क्या है, वो मिल जाएगा। कहने का मतलब कम टैक्स लेगी। इसका क्या है, कम टैक्स लेगी। पशुपालन को क्या करना है, बढ़ावा देना है। पशुपालन को क्या करना है, बढ़ावा देना है। बात समझ में आई? 48 में कहा गया कि कृषि एवं पशुपालन को क्या करना है, बढ़ावा देना है। कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देना है। इसी में क्या किया गया है कि 42वां संविधान संशोधन 1976, कौन सा संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 48 में क जोड़ दिया गया। क्या जोड़ा गया, क, 48 का जोड़ा गया। और इसमें कहा गया पर्यावरण, पर्यावरण तथा वन्य जीवों की रक्षा कराने का प्रयास करेगी या करेगी। क्या है, सरकार को हिदायत दी गई कि आप क्या करेंगे, पर्यावरण की आप क्या करेंगे, अपने यहाँ के नागरिकों की पर्यावरण से रक्षा कराएंगे। पर्यावरण की क्या कराएंगे, रक्षा कराएंगे। और जितने भी वन्य जीव हैं यहाँ पर, तो पशुपालन करके जितने भी दुधारू गायें हैं, जितने भी दुधारू पशु हैं, जितने का क्या पशुपालन होता है, जो आर्थिक रूप से क्या है मदद करते हैं, उनका पालन कर रहे हैं। जो नहीं आर्थिक रूप से मदद कर रहे हैं, का उनको मार डालेंगे, का उनको मार डालेंगे का? नहीं भाई साहब, जितने भी वन्य जीव होंगे उनकी रक्षा की जिम्मेवारी किसकी होगी, तो वो स्टेट की होगी। किसकी जिम्मेवारी होगी, स्टेट को। देखिए इसको दो जगह पर रखा गया, पर्यावरण एवं वन्य जीव की सुरक्षा की बात यानी कि रक्षा की बात दो जगह की गई है। डीपीएसपी में किया गया है, राज्य को हिदायत दी गई है कि आप क्या करेंगे, अपने यहाँ के नागरिकों को पर्यावरण की क्या कराएंगे, रक्षा कराएंगे। परंतु जब फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ेंगे तो यहाँ के
नागरिकों को मूल कर्तव्य में कहा गया है कि हर एक नागरिक का, एक एक बंदे का यह क्या होता है, कर्तव्य होता है कि वह अपने पर्यावरण की क्या करे, सुरक्षा करे, वन्य जीवों की क्या करे, रक्षा करे, उनको मारे ना। अब दोनों जगह कहा गया तो डीपीएसपी सरकार का मन करेगा तब करेगी, और मूल कर्तव्य फंडामेंटल जो ड्यूटी होती है वो व्यक्ति का मन करेगा तब करेगी। कहने का मतलब दोनों की इच्छा शक्ति पर छोड़ दिया गया है कि अगर आपके अंदर इंसानियत है तो आप करेंगे, नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। परंतु यहाँ पर सरकार जब पालन कराएगी तो उसमें कुछ संशोधन करके उसको क्या है, दंडनीय बना सकती है। दंडनीय क्या है, बना सकती। समझ में आया। 48 का मेन क्या था, 48 वाला जो था कृषि एवं पशुपालन था, इसी से संबंधित था, जिसमें जोड़ दिया गया 48 के में कह दिया गया पर्यावरण तथा वन्य जीवों की क्या करेंगे, आप रक्षा करेंगे। इसको कब कहा गया, तो 1976 में किया गया, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद हम लोग समझते हैं आर्टिकल 49 के बारे में, अनुच्छेद 49 के बारे में। आर्टिकल 49 में क्या किया गया है कि राज्य को हिदायत दी गई है कि राज्य क्या करेगा, जितने भी राष्ट्रीय धरोहर आपके हैं, जितने भी राष्ट्रीय स्मारक हैं, उनकी क्या करेगा, स्मारक की रक्षा कराएगा। जितने भी राष्ट्रीय स्मारक हैं इनकी रक्षा करेगी या कराएगा सरकार। क्या करेगी, जितने भी राष्ट्रीय स्मारक हो गए, चाहे वो लाल किला हो गया, चाहे वो आपका आगरा हो गया, आगरा तो सब लोग वैसे घूमने के लिए जइबे करते हैं, जितने भी राष्ट्रीय आपके स्मारक होंगे इनकी रक्षा की जिम्मेवारी किसको दी गई है, सरकार को दी गई है कि आप क्या करेंगे, जितने भी राष्ट्रीय स्मारक हो गए, पुरातात्विक स्मारक हो गए, बड़ी बड़ी हमारे पुराने जमाने की इमारतें हो गई, तो उनकी मरम्मत की जिम्मेवारी किसको है, सरकार को दी गई है कि आपके पास बजट हो जाएगा तो करिएगा। उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी किसको दी गई है, इसको दी गई। मान लीजिए सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता का 2-4 ठो ईंटा लिया कर क्या किया गया है, इसको रख दिया गया है, तो इसके सुरक्षा की जिम्मेवारी, कहीं कोई आकर ये ईंटवा फोड़ ना दे, इसकी जिम्मेवारी किसको दी गई है, तो सरकार को दी गई है। और कहा गया है कि सरकार क्या करेगी, जितने भी राष्ट्रीय स्मारक हैं उनकी क्या करेगी, रक्षा करेगी। उनकी क्या करेगी, तो रक्षा करेगी, ये चीज कहा गया। ठीक है ना। आगे चलें, अनुच्छेद 50 को देखते हैं। 60 में सब अनुच्छेद 50 को देख लेते हैं। अनुच्छेद 50 में क्या कहा गया है कि कार्यपालिका न्यायपालिका से पृथक कर दिया गया है। कार्यपालिका को न्यायपालिका से क्या कर दिया गया है, पृथक कर दिया गया है। देखिए आगे जो मिलेगा जब हम संघ पढ़ाएंगे तो उसमें आपको काफी चीजें, कार्यपालिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है, विधायिका क्या होती है, इनका क्या होता है, निर्माण कैसे होता है, कौन कौन से लोग क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। फिलहाल 50 के अंतर्गत केवल इतना जानिए कि कार्यपालिका जो थी ना, उसको क्या किया गया है कि न्यायपालिका से अलग कर दिया गया है। न्यायपालिका से अलग कर दिया गया किस अनुच्छेद के तहत, तो 50 अनुच्छेद जो है, आर्टिकल 50 जो है उसके तहत क्या किया गया है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर दिया गया है। 51 देख लेते हैं। 51 में कहा गया है कि स्टेट क्या करेगी, क्या करेगी, स्टेट क्या करेगी, वो अंतरराष्ट्रीय क्या करेगी, शांति स्थापित करने का प्रयास करेगी। अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करने का प्रयास करेगी। सरकार क्या करेगी, यानी कि स्टेट क्या करेगी कि जितने भी क्या होते हैं ऐसा काम करेगी कि यहाँ के नागरिकों के चलते क्या होगा कि शांति हो, शांति व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास करना होगा। किसको, स्टेट को। अंतर्राष्ट्रीय शांति, चाहे वो देश में शांति हो, ऐसा ना कर दे कि आपस में क्या हो गया, यहाँ पर हिंदू मुसलमान में युद्ध हो गया, सिख ईसाई धर्मों में युद्ध हो रहा है। भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें शांति बरकरार बनाए रखना, किसी एक धर्म को लेकर आपको आगे नहीं बढ़ना है, नहीं तो देश की एकता और अखंडता पर प्रभाव पड़ने लगेगा। देश क्या है, टूटने की स्थिति पर आ जाएगा। तो स्टेट क्या करेगा कि यहाँ पर शांति बरकरार रखने का प्रयास करेगा। ठीक है ना। ये तो रहा आपका अनुच्छेद इतना। ठीक है ना। 50 तक अनुच्छेद आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि क्या है, 51 का इसी में जोड़ दिया गया फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।